एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सीएस फाउंडेशन का हमारा ये चैप्टर है अकाउंट्स में, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो एनपीओ शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट कंपनी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट फर्म हो सकती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं कंपनी लॉ में, जहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स को, ऐसी भी एंटिटीज होती हैं। तो इन्हीं टाइप की एंटिटीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे होता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, वो किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो देखें, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया कि कौन कौन सी एंटिटीज जो हैं वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगी। जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स की बात की, जिनको जिम खाना बोला जाता है ट्रेडिशनली। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो चैरिटेबल हैं। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, कल्चरल क्लब्स हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये सब बने होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। ये सारी जो एंटिटीज़ हैं, इनको अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज इनको डोनेशंस मिलते हैं, इनका फंडिंग जो है वो चैरिटेबल होता है, इनका खर्चा पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है और होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सच्चाई पता नहीं चलेगी। और एक्चुअली में चैरिटेबल वर्क के नाम पे ये लोग टैक्स एग्जेम्पशंस ले लेते हैं, इनकम टैक्स भरते नहीं है या तो बहुत मिनिमम भरते हैं। तो अगर आप टैक्स एग्जेम्पशंस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, ये नेसेसरी हो जाएगा कि आपको प्रॉपरली इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने जो समझाया, वापस से वही बात हो रही है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए ये लोग काम नहीं करते। इनका मेन एम क्या होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनकी वेलबींग के लिए काम करना और चैरिटेबल काम करना। ये लोग जनरली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज नहीं होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में मेंटेन नहीं होते, ये लोगों ने ये बोला। और मेजोरिटी काम जो है इनका वो सर्विस प्रोवाइड करने का रहता है। इवन कोऑपरेटिव बैंक्स बनी होती है तो बैंकिंग सेक्टर में भी आ जाते हैं, और आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल सर्विसेज देंगे, एजुकेशन सर्विसेज देंगे। तो कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करने का काम ज़्यादा रहता है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसकी बात की। फिर ये भी बोला है कि जो पैसे ये लोग रेज करते हैं तो वो उनके फंड इकट्ठा होता है। जैसे होता है ना कि एक कंपनी में कैपिटल होती है, बिजनेस में कैपिटल होती है, यहाँ कैपिटल नहीं होता, यहाँ पे फंड होता है। तो उस फंड की बात हो रही है। द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम आर यूजुअली फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशंस, ग्रांट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, तो देखो, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान देने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। आपने सुना भी होगा आपके समाज में, सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली जो बहुत रिच हैं और वेल टू डू हैं और जिनके जनरेशन से उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, बड़ा बिजनेस है, तो वो लोग सोशल और चैरिटेबल वर्क भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो कोई ना कोई अपने चैरिटेबल ट्रस्ट को या अपने समाज के ट्रस्ट को पैसा डोनेट करते हैं, XYZ अमाउंट। कोई लैक्स में करता है, कोई थाउजेंड्स में, कोई करोड़ में, बट एवरी ईयर वो लोग ऐसा अमाउंट जो है वो लोग डोनेट करते हैं। तो ये डोनेशन से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग होती है, ये एक मेजर सोर्स है। तो उनका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो डोनेशन है, जिसकी यहाँ बात की। अच्छा, अगर कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, जिम खाना है, तो मेंबरशिप होती है। तो मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है, एनुअल मेंटेनेंस फीस जो है वो रिन्यूअल की पे करनी पड़ती है, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो दैट अमाउंट इज ऑल्सो देयर, सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स भी किए होते हैं ट्रस्ट ने, जो पैसा उनके पास डोनेशन में आया है, सारा पैसा एक साथ तो खर्च नहीं हो जाएगा, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट रिटर्न कुछ तो मिलता होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी उनके सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा जो है दैट इज द ग्रांट इन एड। ग्रांट का मतलब है हेल्प। ठीक है, ग्रांट का मतलब है हेल्प, और वो ग्रांट उनको कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। अच्छा, इवन बड़ी बड़ी फिलेंथ्रोफी फाउंडेशंस जो है, ठीक है, वो लोग अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट को, एनपीओ को हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है। ठीक है, और विप्रो में अजीम प्रेमजी है, तो उनका मैंने पढ़ा था कि अजीम प्रेमजी की फाउंडेशन है, एंड ही इज़ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज उन्होंने अपनी वेल्थ का काफ़ी सारा हिस्सा डोनेट कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दी, और उस अमाउंट से वो सोशल वर्क कर रहे हैं। कैसे? छोटे छोटे जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो एनपीओज हैं, एनजीओज हैं,
वो लोग उनको अप्लाई करते हैं, अपना प्रपोजल रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और कौन सी एरियाज में काम कर रहे हैं, और आप हमें अगर ग्रांट देते हैं तो हम आपके दिए हुए पैसों से आगे चैरिटेबल कॉज को फुलफिल करेंगे। तो वो अपना पैसा इन चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे पास ऑन करते हैं, तो उनको ग्रांट मिल रही है एक तरीके से कहीं ना कहीं से। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी एनजीओज को सपोर्ट करने के लिए आपके दिए हुए टैक्स के पैसों में से फंडिंग करती है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये इनके सारे सोर्स ऑफ इनकम है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जो इन अकाउंट्स में देखी जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। देयर आर फ्यू आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, and are somewhat different in nature and the need, and they need special attention in their treatment in final accounts. Some of the common special items are explained as under entrance fees. Entrance fees के लिए बोला है these are received at the time of admission of a new member and thus are one time fees. अब entrance fees जो है, अगर आप ये स्पोर्ट्स क्लब या जिम खाना या इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी को मेंबर बनाते हो तो वन टाइम या फर्स्ट टाइम एंट्रेंस फीस उसको देनी पड़ती है ताकि वो मेंबर बन सके। ये नॉन रिकरिंग है, बार बार पे नहीं करनी होती है। तो इसका हम करें क्या, इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, कॉर्पस फंड बोलते हैं, उसमें लेके जा सकते हैं एज दे आर नॉन रिकरिंग, या फिर उसको रेवेन्यू में भी लेके जाया जा सकता है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देयर इज अ व्यू दैट एडिशन ऑफ मेंबर इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, दस एवरी ईयर द इंस्टीट्यूट विल गेट एंट्रेंस फीस। ये भी बोला कि देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो ये कि एंट्रेंस फीस बार बार नहीं आती, अरे भाई एक मेंबर से बार बार नहीं आती, बट ऐसे मेंबर्स तो बार बार आते हैं, तो हर कोई हर रोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नए मेंबर्स तो बनते होंगे, तो एंट्रेंस फीस की अगर कैटेगरी देखें तो वो अमाउंट तो आपके पास रेगुलरली आता ही है ना। वो चीजें यहाँ पे जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, डोनेशंस की बात कर रहे हैं। दे कुड बी यूज्ड फॉर मीटिंग द कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इफ डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ फंड फ्रॉम विच द अमाउंट्स आर डिसबर्स्ड। अब यहाँ पे बोला है कि जो डोनेशंस रिसीव होते हैं डिपेंड करता है कि वो डोनेशन किस चीज के लिए आपको मिले हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए या रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए। तो दोनों ऑप्शंस है। अगर कोई डोनेशन जनरली देता है कि भाई मैं डोनेशन दे रहा हूँ सोसाइटी को, उनको जहाँ खर्च करना है सोशल वर्क के लिए करेगा, वो सोशल वर्क कुछ भी हो चलेगा, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट, तो आप उसको जनरल कॉर्पस फंड में डाल सकते हैं। अगर कोई डोनेशन देता है और बोलता है कि जैसे मैं हॉस्पिटल को डोनेट कर रहा हूँ बट मैं जो भी पैसा दूंगा उससे कैंसर पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए ही खर्चा होना चाहिए, उसके लिए मशीन्स खरीदी जानी चाहिए, इक्विपमेंट्स खरीदे जाने चाहिए, इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि फिर आप ये पैसा कब और कहाँ कैसे खर्च करते हो। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया डोनेशन है, तो इसका एक स्पेशल अकाउंट बना के उसको अलग से रखा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसको ईयर मार्क करके या अलग से कैटेगराइज करके हम रखेंगे, ये बोला है। तो स्मॉल डोनेशंस जिनको ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयर मार्क नहीं करते दे आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और अगर ऐसे स्पेसिफिक डोनेशंस हैं तो दे आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसा डिवीजन है। फिर बात हो रही है लेगेसी। देखें, मेनी टाइम्स द ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ अ सर्टेन पर्सन बाय देयर विल। In such case, after the demise of that person, the funds pass on to the institution. Such legacies are of course one time. अब यहाँ पे बोला है कि जैसे कोई पर्सन है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसने बोला कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है मेरे बनाए गए इस ट्रस्ट को पास ऑन कर दी जाएगी, मतलब सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, ट्रस्ट की, और फिर ये पैसा सोशल वेलफेयर के लिए यूज किया जाना चाहिए, ये मेरी विल है, मैंने आखिरी जो विल बनती है, ठीक है, वो वसीयत बनती है, उसके अंदर ये लिख दिया। अब ऐसा करने से जो लेगेसी वाली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये लेगेसी का अमाउंट है। लेगेसी मतलब किसी को पूरी लेगेसी या एक लाइफ टाइम की किसी की अर्निंग्स या बेनिफिट्स पास ऑन होना, दैट इज वन टाइम। अब कोई मरेगा तो एक ही बार अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एक ही बार पास ऑन करेगा, बार बार तो कर नहीं सकता, तो उस चीज को हम यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल फंड, क्योंकि ये बार बार नहीं आता है। एंडोमेंट की बात कर रहे हैं। एंडोमेंट में उन्होंने बोला, जैसे वो ऊपर हमने देखा था कि जैसा डोनर ने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही उसको खर्च करना है, तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस को आप एक लॉजिक से देखो तो आप कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हो क्योंकि ये वन टाइम पे करनी होती है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको डिफर कर दो और थोड़ा थोड़ा जो है आप उसको राइट ऑफ करते जाओ। लाइफ मेंबरशिप में भी एक लिमिट तो होती है कि जैसे किसी को मेंबर बनाया है तो उसकी मेंबरशिप 25 ईयर्स की है या ऐसा कुछ है, तो वो है लाइफ मेंबरशिप। तो आप उस अमाउंट की अगर आप बात करते हो तो उसको आप वो 25 ईयर्स में राइट ऑफ भी कर सकते हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिखा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन। इट इज अ मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस।
हाँ, ये तो हर साल देनी होती है एनुअल मेंटेनेंस, तो ये तो रेगुलर बेसिस पे है ना, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही मानेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब अकाउंटिंग की बात करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग कैसे होता है, तो इनके जो फाइनल अकाउंट्स या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक्चुअली में टॉपिक उतना डिटेल में नहीं है, बहुत छोटा सा है, तो मैं आपको पहले यहाँ थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, फिर हम उसके प्रैक्टिकल सम्स भी देखेंगे, तो उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे बोला है कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ऐसा बोलते हैं, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है। अब देखो ये इसको फिर पूरा नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब खींचा है फालतू का। अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग 11-12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है ना, तो मैं आपको इसको 2 लाइन में भी समझा सकता हूँ कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, आपको एकदम से रिलेट हो जाएगा। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल टर्म्स में कैश बुक है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। जितना भी पैसा रिसीव हुआ वो आप कैश बुक में कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, और जितना भी पेमेंट गया वो कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो पैसा यहाँ चेक से आया हो कैश में आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होती है, आप उसमें पैसा डेबिट करते जाओ, प्लस करते जाओ, और जितना आप पेमेंट करोगे उतना आप माइनस करते जाओ, वो सिचुएशन है। दूसरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये चीज जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये दिस इज सिमिलर टू द पीएनएल अकाउंट विच इज यूज्ड इन द बिजनेस। अब यह पीएनएल वर्ड क्यों यूज नहीं करते, ऊपर इसका बेसिक कंसेप्ट ही स्टार्ट वहां से हुआ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, कि अभी बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये कैसी बात हुई, तो इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, पीएनएल अकाउंट जो आपका बनता है, जब आप उसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होता है, तो उसको हम बोलते हैं या तो नेट प्रॉफिट या फिर हम बोलते हैं नेट लॉस। यहाँ पे अगेन नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं बोल सकते, तो इसमें ऐसे ही बोलते हैं कि अगर इनकम ज्यादा आई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो जो बचा, वैसे वो टेक्निकली प्रॉफिट है, बट क्योंकि एनपीओ में प्रॉफिट नहीं होता, हम उसका नाम क्या रखते हैं, इनकम, दैट इज सरप्लस, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या सिंपल टर्म्स में उसको बोलते हैं सरप्लस। तो प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट के बदले वर्ड यूज करेंगे सरप्लस। अच्छा, अगर उल्टा हुआ, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है और इनकम कम हुई है, तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से वैसे तो लॉस हो गया, बट लॉस वर्ड यूज करेंगे नहीं क्योंकि प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट का मतलब व्हेन एक्सपेंडिचर इज सुपीरियर और हायर देन दी इनकम, तो बोलेंगे डेफिसिट। तो सरप्लस एंड डेफिसिट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे सिनोनिम वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं। बैलेंस शीट इज अनदर बैलेंस शीट, वो सेम ही रहने वाली, जैसे आपने अकाउंट में बैलेंस शीट पढ़ी है, यहाँ पे भी वही चीज है। हाँ, ये लोग कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, ये लोग जनरली बोलते हैं कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड का मतलब जब लोगों के दिए हुए दान से, डोनेशन से, चैरिटी से एक फंड क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस फंड, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखा होता है ना, यूजुअली वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे कॉर्पस फंड। अब ये जो मैंने आपको समझाया 2 मिनट में, उसी चीज को नीचे उन्होंने आराम से एक एक पॉइंट ले लेके समझाया है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो पूरा कैश बुक ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले में आप देख सकते हो पूरा कैश बुक है, फीचर्स पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू के लिए सेंटेंसेस चाहिए होते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट्स यहाँ से हेल्प करेंगे। पहले आप एक बार पढ़ो, कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप बता सकते हो। स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो स्टेप्स की बात यहाँ पे हो रही है, ये मैं आपको सम्स के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये फिर मैं अभी आपको थियोरेटिकली बताने जाऊंगा तो थोड़ा मजा कम आएगा। एक्चुअली में कुछ है नहीं, ओपनिंग बैलेंस आपको लेना है डेबिट साइड पे, फिर ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ लिखो वहां लिखो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम तभी करें जब सम्स वाला पार्ट आएगा, तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख के प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा उसको, तब हम देख लेंगे। तो ये आज के लेक्चर में मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें भी बेसिक मीनिंग मैंने बता दिया, फीचर्स मैंने बता दिए, तो ये पार्ट आपके लिए है। स्टेप्स इन प्रिपरेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो वो हम सम्स के लिए बाकी रखेंगे। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ सकते हैं एमसीक्यू के लिए, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, सब्जेक्टिव पेपर होता तो लिखना पड़ता, लेकिन एमसीक्यू में आपको ये पूरा तो आंसर पूछने वाले नहीं है, स्टिल एक बार आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट हो गए इलस्ट्रेशन। पहले ये देखते ही स्टूडेंट्स बोलते हैं, बोले सर इलस्ट्रेशन की साइज तो देखो, आप लेंथ तो देखो, इतने बड़े इलस्ट्रेशन एग्जाम में कैसे पूछेंगे, अपना तो एमसीक्यू पेपर है। वो बात सही है, इंस्टीट्यूट को भी मालूम है कि उन्होंने एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न से रखा है, बट उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े समझा, पहला इलस्ट्रेशन देख लो कितने पेजेस का है वो, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 339 से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली ये जा रहा है 345 तक, मतलब 5 पेज का तो आपका ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, और ऐसा ही सेकंड इलस्ट्रेशन है, थर्ड इलस्ट्रेशन है, तो बड़े बड़े सम्स दिए हैं। इनमें से कोई सम आपको सॉल्व नहीं करना है,
क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा सम गलती से भी आने वाला नहीं, और इसके एंड पे आप पहुंचेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो थियोरेटिकली मुझे जितना बताना था, कंसेप्ट इतना ही था। मेन यहाँ पे इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है। तो अगले लेक्चर में हम जो हमारी क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे थे उसमें से हम सम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा कौन सा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जो भी टेक्निकल वाले हैं, सेम टाइप के रिपीट नहीं, टेक्निकल वाले जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा। कौन से आपको ट्राई करना है आपको नोट करवाऊंगा। फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए एक डाउट सॉल्विंग वीडियो रहेगा, और आपके जितने डाउट्स आएंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करवा के उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। डाउट्स भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक डेडलाइन तक जितनों के डाउट्स आते जाएंगे मैं उतने वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो ये हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है इसका वो कवर करेंगे, और फिर हम अपने आखिरी चैप्टर पे बढ़ेंगे जो पेंडिंग है, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो इसमें, थियोरेटिकली कोई डाउट है तो पहले आप इसको पढ़ के एक बार मुझसे डिस्कस कर लो, ताकि जब मैं सम्स करवाऊँ तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।